सुबह 11 बजे सबसे पहले मेरी ही आंख खुली थी। वो दोनों तब तक भी सो रहे थे। मैंने उन्हें जगाने की कोशिश की थी, मगर दोनों में से कोई भी आंखें खोलने को तैयार नहीं था। मैंने सबसे पहले घर पर मम्मी को फ़ोन किया और उन्हें बताया कि मुझे आने में 1 बज जाएगा। फिर उन दोनों के पास ही बैठ अपना नेट ऑन कर सीधे व्हाट्सएप खोला। मैंने देखा कनक का एक मैसेज आया हुआ था जिसमें लिखा था, थैंक गॉड कि आपने मुझे ऐसे ही पहचान लिया, क्योंकि नाम तो मैं बताने वाली थी नहीं, और अगर आप नहीं पहचानते तो मैं दोबारा मैसेज भी नहीं करती। इसलिए थैंक यू सर पहचानने के लिए। मैं मैसेज देखकर मुस्कुराया और फिर मैंने एक गुड मॉर्निंग मैसेज सेंड किया। समय ऐसे ही बीतता रहा और हमें ऐसे ही बात करते करते ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए। बात सिर्फ व्हाट्सएप पर ही होती थी। वो मुझे डेली मैसेज नहीं करती थी, मगर मैं उसे रोज़ बिना भूले एक गुड मॉर्निंग मैसेज सेंड करता था। उसका जब मन करता वो रिप्लाई करती, और अगर हम दोनों फ्री होते तब इधर उधर की बातें करते। मैं तो सिर्फ उसकी बातें सुनता ही रहता और वो अपनी बातें करती रहती कि कैसे उसकी फ्रेंड्स उसे परेशान करती हैं और उसे डांटती रहती हैं, और मैं उसकी बातें चुपचाप सुनता रहता। तभी एक दिन सुबह मेरे पास परम का फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया तो उसने बताया मेरा और उसका नाम आईपीएस की लिस्ट में आ गया है। उसकी कही बात सुनकर एक पल को तो मैं भरोसा ही नहीं कर पाया था। मैंने जब खुद से अपना रिजल्ट चेक किया, लिस्ट में मेरा नाम है या नहीं, जब मुझे मेरा नाम मिल गया, अपना नाम सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में देख मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। शब्दों में बयान करना मुश्किल है मेरे लिए। वो दिन मेरी ज़िंदगी के खास दिनों में से एक क्यों है। बस इतना समझ लो, पापा का सपना कि मुझे आईपीएस बनते देखने का, उनके आशीर्वाद और मेरी मेहनत से उनका वो सपना सच होता दिख रहा था। मैं अभी खुश था अपने लिए कि परम की बात याद आई कि तेरा और मेरा नाम है। मैंने तुरंत लिस्ट दोबारा चेक की। इस बार मेरा दिल अपना रिजल्ट चेक करने के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा था। लगातार 2 बार चेक करने पर मेरी आंखों में आंसू फिर भर आए। इस बार वो आंसू खुशी के नहीं, दुख के थे। मेरे साहिल का नाम उस लिस्ट में कहीं नहीं था। ना उस दिन समझ पाया था, ना आज तक समझ पाया हूँ साहिल का नाम लिस्ट में क्यों नहीं था। साहिल मुझसे और परम से बातों में ही नहीं, पढ़ाई में भी आगे था, और आज भी है। फिर वो कैसे ना पास कर सका एग्ज़ाम, जिसके लिए उसने दिन रात जागकर कड़ी मेहनत की थी। समझ से बाहर की बात है। कोई कितना ही कहे, साहिल जब पास नहीं हुआ था, इसमें उसकी गलती थी। परीक्षा में दिए उसके जवाब गलत थे। लेकिन मैं इन सबको झूठा मान सिर्फ इतना ही कहूँगा, मेरा भाई साहिल कल भी मुझसे हर काम में आगे था, आज भी है और आगे भी रहेगा। और रही उसके एग्ज़ाम में फ़ेल होने की, इसकी वजह सिर्फ इतनी नहीं थी। एग्ज़ाम में दिए उसके जवाब गलत थे, मानता हूँ जवाब गलत हो सकते हैं, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा कुछ गलत था वो समय था, और उसकी और हमारी किस्मत की। हम तीनों का सपना पूरा तो हुआ, मगर 1 साल के गैप में मैं और परम जितना खुश हुए थे हमारा नाम लिस्ट में देखकर, उससे कहीं ज़्यादा दुख हमें इस बात का था कि साहिल का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। भरोसा करना मुश्किल था हमारे लिए कि हम क्लियर कर गए और साहिल रह गया। हम तीनों ने जब से होश संभाला था, हमने साथ मिलकर ही खाकी वर्दी पहनने का सपना देखा था। साथ ही सपने देखे थे हमने कि हम तीनों भाई एक साथ ट्रेनिंग पर जाएंगे, और साहिल तो हमेशा कहता भी था, भाई हम यूनिफॉर्म पहन जब घर से बाहर निकला करेंगे, देखना हमारे पीछे लड़कियों की लंबी लाइन लग जाया करेगी। भाई खूब रोब होगा हमारा, टशन ही अलग होगा। मैं तो अकड़ के चला करूँगा और हम उसकी बातें सुनकर हंसते थे। मगर उस दिन वो सपना टूटता सा दिख रहा था। मेरे और परम के घर, जहाँ हमारे नाम आने की बात पता चलते ही घर का माहौल ही बदल गया था। मेहमानों के फ़ोन आने लगे थे, यहाँ तक कि मेरे पास होने पर मेरे घर पूजा की तैयारी होने लगी थी। वहीं मेरा इन सब में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। मन ना मानने पर हमेशा की तरह चल दिया था साहिल और परम के पास। मैं पहले परम के यहाँ गया था, जहाँ उससे मिल पता चला उसकी हालत भी मुझसे कुछ ज़्यादा अलग नहीं थी। वो भी साहिल के लिए उदास था, और होता भी कैसे ना। सपने तीनों के ही टूटे थे ना। हम दोनों मुंह लटकाए अब साहिल के यहाँ पहुँचे कि वह हम दोनों को देखते ही बोला, अच्छा हुआ तुम यहीं आ गए, मैं अभी तुम्हारे ही पास आ रहा था। हम उससे कुछ पूछते कि वो हमें बाहर ले आया कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उस दिन पहली बार मैंने और परम ने हमारे साहिल को इतना सीरियस देखा था। वैसे तो वो हमेशा दांत ही दिखाता रहता है। हम दोनों चुपचाप उसके पीछे चल रहे थे। थोड़ी आगे जाकर एक पार्क में साहिल ने हमें रोका और हमारी तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। वो अब भी सीरियस ही लग रहा था। मैंने और परम ने एक दूसरे की तरफ देखा। हम दोनों घबरा गए थे उस दिन के उसके बिहेवियर से। अब साहिल ने एक हाथ मेरे और दूसरा हाथ परम के कंधे पर रखा और ज़ोर से चिल्लाते हुए बोला,
सालों कमीनों, पास हो गए और पार्टी का नाम तक नहीं। तुम्हारे अंदर शर्म हया नाम की चीज़ भी है या नहीं? एक बार फिर मैंने और परम ने एक दूसरे को देखा। अब हम दोनों की टेंशन थोड़ी दूर हुई थी। हम दोनों ने आंखों में आंसू लिए मुस्कुराते हुए साहिल की तरफ देखा कि अब और जोर जोर से पार्क में ही चिल्लाने लगा, दुनिया वालों देखो इन कमीनों को, इन दोनों को जरा सी भी दया नहीं आई मेरे पेट में पल रहे छोटे छोटे बच्चों पर। ये उन्हें। मैंने और परम ने उसका मुंह हाथों से बंद किया और एक साथ बोले, अबे क्या बक रहा है, ये बच्चे कहाँ से आ गए बे, कुछ भी बोलने लगता है। उस दिन की बात सोच आज तक भी मेरी हंसी छूट जाती है। एक नंबर का नौटंकीबाज है हमारा साहिल। हमने उसे पार्क में एक कोने में ले जाकर कहा था कि साले और कुछ नहीं तो कम से कम अपने जेंडर का तो ख्याल कर। मगर साहिल तो साहिल है, हमेशा की तरह दांत दिखाते हुए बोला, अरे तुम्हारी सोच गंदी है, मैं तो अपने पेट में पल रहे चूहों की बात कर रहा था कि तुमने एक बार भी उनके बारे में नहीं सोचा। क्योंकि अगर सोचा होता तो तुम इतनी बड़ी खुशखबरी के बाद मुझे पार्टी देते ना, मुझे खुद से थोड़े ना मांगनी पड़ती। और बस ये कहते ही उसका चिल्लाना फिर से शुरू हो गया। लेकिन इस बार हमने उसे ऐसा करने से रोका नहीं, बल्कि खुद भी उसकी बातों पर हंसने लगे। मुझे अच्छे से याद है उस दिन मेरे मुंह से गलती से निकली एक बात जिसे लेकर आज तक भी दोनों मेरा मजाक बनाने का एक मौका नहीं छोड़ते। अबे शुक्र है कि तू लड़का है, वरना तो आज मेरी और परम की बिना साबुन और बिना पाउडर ही धुलाई हो जानी थी। और पता है मैं तो उस बियर पार्टी वाले दिन के बारे में भी सोचने लगा था कि कहीं उस दिन तो कुछ इतना कहा था। मेरी बात अभी पूरी सुने बिना ही साहिल शुरू, साले तेरा कभी कुछ नहीं हो सकता, तुझे क्या लगा तुमने उस दिन नशे में मेरे साथ कुछ किया जिससे मैं माँ बन गया? परम का मेरी तरफ इशारा कहना, भाई वैसे इसे गाली खानी नहीं है मगर बात ये सारी गाली खाने वाली ही करता है। वो दोनों बहुत देर तक मेरी कही बात पर मेरा मजाक बना हंसते रहे। मैं कब तक बर्दाश्त करता, आखिर मैं भी उन्हें हंसता देख मुस्कुरा उठा। हम पार्क से सीधे फैमिली रेस्टोरेंट के लिए निकल गए थे। हमने वहाँ बहुत कुछ खाने के लिए मंगाया था। उस दिन हम तीनों ही बहुत खुश थे। हम तीनों ही के मन में अब एक दूसरे से अलग होने का डर बैठ तो चुका था, लेकिन भरोसा था हम भले अलग अलग शहरों में रहें, दिल जुड़े रहेंगे। हम खाना खा रहे थे कि पता नहीं मुझे अचानक से क्या हुआ और मैं चम्मच रख बोला, तुम दोनों को मैसेज वाली लड़की याद है जिसके बारे में मैंने तुम्हें। मैं बात पूरी करता, हाँ तो बात आगे बढ़ी। दोनों ने ही चम्मच प्लेट में रखते हुए पूछा। मैं बोला, मैंने बहुत बार कोशिश की उसे बताने की, लेकिन वो समझ ही नहीं पाती, हर बात को मजाक में ले जाती है। दिल कहता है वो भी मुझे पसंद करती है, वहीं दिमाग कहता है अगर पसंद करती तो अब तक कह चुकी होती, और कहती भी नहीं तो कम से कम मेरी कही कुछ बातों के जवाब में छोटा सा ही सही हिंट तो दे देती। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं, दिल की सुनूं या दिमाग की, मदद करो ना मेरी। और यहाँ से आया था मेरी एक तरफा प्रेम कहानी में ट्विस्ट। कम शब्दों में समझाऊं तो घर बसा भी नहीं था मेरा, और डाइवोर्स होने की नौबत पहले आ गई थी, कई बार मना करने के बाद भी। यहाँ तक कि इस बार तो परम भी मेरा साथ दे रहा था कि साहिल का बताया आइडिया उसी की तरह कबाड़ा है। मामला बिगड़ सकता था मगर साहिल तो ठहरा साहिल, करनी तो उसे अपने मन की ही होती थी। और आज भी उसने वही किया। आखिर लव गुरु जो मानता है खुद को, तो उसका प्लान था उसी की तरह एकदम फिल्मी। वो एक नई सिम कार्ड खरीदेगा और उससे मेरी कनक को मैसेज और कॉल कर इतना परेशान करेगा कि उससे परेशान होकर डरते हुए कनक मुझे साहिल का नया नंबर देगी, ये कहकर कि कोई लड़का उसे बार बार कॉल और मैसेज करके परेशान कर रहा है। और मैं भाई साहब एकदम सुपर हीरो माफिक साहिल का नंबर मिलते ही उसे झूठ मूठ मारूंगा, जिससे वो मेरे ही सामने कनक से अपने किए की माफ़ी मांगकर मुझे कनक के सामने हीरो बना देगा। अब आप यह सोचें कि ये कैसा प्लान बनाया था साहिल ने, तो मैं आपको बता दूं, उसके प्लान पर शक करना मतलब अपने लिए मुसीबत मोल लेना। मैं पहले ये गलती कर चुका था दोनों कमीनों से छुपाकर कि मैं जिस लड़की की बातें उनके सामने करता हूँ वो और कोई नहीं कनक ही है, जिससे वो नमन भैया के ऑफिस पर मिल भी चुके थे, साथ में थोड़ी बहुत लाइन भी मार चुके हैं, वो बात अलग है। कनक ने दोनों को घास क्या भूसा भी नहीं डाला था। तो हम थे नौटंकीबाज लव गुरु साहिल के आइडिया पर। साहिल सिम कार्ड ले आया था, कॉल भी करी भाई ने मेरे और परम के ही सामने। मगर हुआ यूं, पहले तो शुरू शुरू की 2-3 कॉल रॉन्ग नंबर बताकर कनक की तरफ से काटी गई, जिसके बाद मैंने और परम ने उसे फिर समझाया कि रहने दे, पिट के ही मानेगा क्या। ये क्या बात हुई कि कनक उसका नंबर अकेले आरव मतलब मुझे ही देगी। मगर साहिल नहीं माना और अंजाम यह हुआ, कनक का नंबर 2 दिनों बाद बन जाने लगा। और लगा क्या, वो नंबर अभी आज तक भी बंद ही है।
जबकि इस किस्से को गुजरे 2 साल 3 महीने के करीब का समय हो गया। और इस तरह मेरे अपने करीबी कमीने दोस्त साहिल की वजह से मेरी कनक मुझसे बिछड़ गई, जिसे मैंने इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक और ना जाने कितने ही ऐसे सोशल मीडिया साइट्स पर खोजा, जहां उसके मिलने की थोड़ी भी उम्मीद थी, मगर वो मुझे कहीं नहीं मिली। नमन भैया से पूछ नहीं सकता था, कनक का कोई दूसरा नंबर या उसके घर का पता था नहीं, क्योंकि मैं अपनी तरफ से बिल्कुल नहीं चाहता था मेरी रोमियो वाली हरकत की वजह से कनक की इमेज पर कोई सवाल उठाए। और इस तरह मुझे कनक के बारे में कहीं से कुछ भी पता नहीं चला। और हुआ यूं, एक दिन मैं साहिल से लड़ पड़ा कि सब तेरी गलती है, कहा था मत कर उसे कॉल, अब मिल गई वो मुझे, कहाँ ढूंढूं मैं अब उसे, सिर्फ नंबर ही था मेरे पास उसका। मुझे आज भी वो दिन इतने अच्छे से याद है जैसे कल ही की बात हो। और ऐसा इसलिए क्योंकि 15-16 सालों के साथ में मैं पहली बार लड़ा था उस दिन साहिल से। और लड़ा भी कहाँ, हाथ तक उठा दिया था मैंने उस पर। वो तो परम था जो मुझे उससे अलग कर दिया था, वरना हमारे नौटंकी ने तो पूरा मन बना लिया था उस दिन मेरे हाथों शहीद होने का। बेचारा खुद को सच में मेरी लव स्टोरी का विलेन मान बैठा था। रो पड़ा था साहिल उस दिन ये कहकर कि अब समझ आया कि मैं यूपीएससी में क्यों रह गया और तुम दोनों का नाम कैसे आ गया। तुम दोनों सही कहते हो, मैं हूँ ही बेवकूफ़, अब मैं क्या बताऊँ। ठीक है, मैं नाराज़ था उससे कि वो नहीं माना मेरी बात और कर बैठा वो गलती जो मुझ पर भारी पड़ गई थी। मगर यार, कनक अपनी जगह और मेरा यार अपनी जगह। अपने नौटंकी पर एक क्या, दुनिया की सारी लड़कियां कुर्बान कर देता मैं। फिर कनक तो अकेली थी, दे दी थी मैंने कुर्बानी, इस शर्त पर कि कनक का जिक्र साहिल और परम दोनों में से आगे से कोई नहीं करेगा। और ऐसा हुआ भी। कुछ ही दिनों में परम और साहिल दोनों ही मेरी व्हाट्सएप वाली लड़की को भूल गए, जबकि मैं अपनी तरफ से कभी कनक को भूल ही नहीं पाया था। कुछ ही दिन में मुझे और परम को ट्रेनिंग के लिए निकलना था। यह वो समय था जब हम तीनों दोस्त बिछड़ने वाले थे। हालांकि मेरी और परम की साथ में ट्रेनिंग थी, हम साथ जाने वाले थे अपने घर, अपनी दिल्ली से दूर। मगर इतना दुख हमें अपने घर वालों से बिछड़ने का नहीं था जितना कि साहिल से, क्योंकि हम दोनों ही अच्छे से जानते थे साहिल मेरे उससे झगड़ा करने की वजह से चुप चुप रहने लगा था। मेरा गुस्से में कह देना कि उसके बकवास आइडिया की वजह से कनक को खो दिया मैंने। उसने वो बात इस हिसाब से ले ली थी कि उसके इसी तरह दिमाग चलाने की वजह से हम तीनों का एक साथ खाकी वर्दी पहनने का सपना टूट गया। अगर वो बेकार की बातों को छोड़ दिमाग किताबों में लगाता तो हम साथ जाते ट्रेनिंग पर, जबकि सच कुछ ऐसा था ही नहीं। साहिल हमेशा से हमसे ज़्यादा अच्छा रहा है पढ़ने में, वहीं मैं और परम तो बस उसके देखे सपने का साथ देते हुए यहाँ तक पहुँच गए, वरना बेच रहे होते रोड के किसी कोने पर मोमोज। जाते जाते भी मैंने और परम ने साहिल को खूब समझाने की कोशिश की कि इस बार नहीं तो अगली बार ज़रूर उसका नाम आ जाएगा, मगर साहिल कुछ समझने की हालत में था ही नहीं। सच तो यह था, एक तो हमसे बिछड़ने का डर था ही उसे, उस पर भी वो यह बात भी अब तक दिल पर लगाए बैठा था कि उसकी वजह से कनक मुझसे खो गई। और इसी डर ने उसे हमसे बिछड़ते वक्त ठीक से हमारे गले लग रोने भी नहीं दिया। यह सोचकर कि कहीं वो रोया तो मैं और परम उसको रोते देख यह समझ बैठेंगे कि वो हम दोनों की खुशी में खुश नहीं है। सच में साहिल जैसा नौटंकी आज तक मैंने कोई दूसरा इंसान नहीं देखा। गधा कहीं का हमसे बिछड़ने की खुशी में हमारा मुंह मीठा करवाने के लिए मिठाई लाया था और फिर आंसू इस बात पर बहाए कि हमने उसकी मिठाई नहीं खाई। खैर, मैं और परम हैदराबाद आ गए थे एक नई शुरुआत करने, जो वाकई नाम के लिए ही नई शुरुआत थी, वरना हम तो पुराने वाले ही नमूने थे। जिसका उदाहरण ये रहा, शरीर हम दोनों का ट्रेनिंग पर और आत्मा हम दोनों की दिल्ली में पड़ी हुई थी। और इतना कम था जैसे तैसे हम दोनों की ट्रेनिंग पूरी हुई, इस खबर के साथ कि हमारी पोस्टिंग दो अलग अलग शहरों में होगी। चलो यह भी बर्दाश्त कर लिया था मैंने, हम जानते थे यह तो होना ही है। मगर एक दिन शाम को साहिल के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड की फ़ोटो कि देखो कमीनो, सामने से चलकर रिश्ता आया है तुम्हारे भाई के लिए, याद है तुम्हें ये लड़की, कनक नाम है इसका। कनक की फ़ोटो देखते ही जो मेरी हालत हुई यह सोचकर कि काश मैंने पहले ही बता दिया होता कनक ही वो लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ। आज मेरे सामने साहिल उसे मेरी भाभी बनाने के सपने ना देख रहा होता। यहाँ मैं टूट गया था, बस दारू नहीं पी थी मगर देवदास बन बैठा था। कुछ दिनों में वापसी थी और अब मुझे घर नहीं जाना था। वजह साफ थी, साहिल का नाम कनक के साथ जुड़ चुका था और वो बहुत खुश था कनक के उसकी ज़िंदगी में शामिल होने की बात सोचकर ही। मैं अपनी देवदास वाली हालत दिखाकर उसकी खुशियाँ कम नहीं करना चाहता था, मगर इतना आसान कहाँ होता है सोचे हुए को अंजाम देना। होना वही होता है जो हमारी किस्मत में लिखा जा चुका है।
किस्मत से बता दूँ, मैं बहुत भरोसा करता हूँ किस्मत और तकदीर पर। और ऐसा इसलिए क्योंकि आज मैं जो हूँ, जहाँ हूँ, जैसी मेरी ज़िंदगी चल रही है, सब किस्मत की मेहरबानी से ही तो है। खैर, मैं मुद्दे से भटक रहा हूँ, इस बात को हम यहाँ ख़त्म करते हैं। अपनी तरफ से मेहनत इंसान हो या जानवर सभी करते हैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से ढालने की, मगर वो मेहनत रंग तब लाती है जब किस्मत भी हमारे साथ हो। तो हम थे दिल्ली ना आने वाली बात पर। तो सच यही है, मैं आना नहीं चाहता था दिल्ली। नहीं देखनी थी मुझे अपनी आंखों के सामने अपनी कनक और साहिल की शादी। क्योंकि एक तरफा ही सही प्यार में था मैं कनक के साथ। मगर जैसा कहा, चाहने से क्या होता है। चाहा तो मैंने यह भी था, जैसे मैं कनक के लिए उसको याद कर रातों को जागा, वो भी मेरे लिए रातों को जागती, मुझे सपनों में देख सोते सोते मुस्कुरा उठती, मेरे नाम पर शर्माती, जैसे मैं खुद को उसके नाम कर चुका, मन ही मन वो भी मेरी हो जाती। बहुत कुछ चाहा था मैंने ऐसे ही, मगर परम और साहिल ने मुझे सच से रूबरू करा दिया था। साहिल की सगाई पक्की हो चुकी थी कनक के साथ। अब इससे पहले इसके आगे की कहानी सुनाऊं आपके सामने, मैं अपने साहिल की तारीफ में कुछ शब्द कहना चाहूँगा। और वो शब्द हैं, बेशक साहिल नाम के आगे आज आईपीएस लग गया हो, मगर मेरी नज़रों में वो कमीना था, कमीना है और कमीना ही रहेगा। और कमीना भी नहीं, महाकमीना। हाँ, तो अब मुद्दे से ना भटक कर वापिस से सगाई पर आते हैं। मेरे फ़ोन कॉल पर कहने भर से कि शायद मैं सगाई में ना आ पाऊँ, उस रोज़ साहिल भड़क गया मुझ पर, जिसके बाद आगे की बात सुने बिना ही मेरी तारीफ में उसने पहले मेरे मुंह पर 4-5 गालियां फेंक कर मारी। फिर लगा फ़ोन पर ही रोने कि तू जल रहा है ना कि मुझे इतनी खूबसूरत लड़की मिली और तुझे नहीं, इसीलिए नहीं आ रहा ना, याद रखियो मैं भी तेरी शादी में नहीं आऊँगा। इस तरह उसकी नौटंकी के चलते ना चाहते हुए भी मैं झुक गया कि ठीक है ना, ड्रामा बंद कर, आ रहा हूँ। गजब टोपीबाज है मेरा साहिल, इतना सुनना था कि आ रहा हूँ, बदले में फिर मुझे 2-4 गाली सुना दी कि मैं तो पहले ही जानता था तू आएगा। क्योंकि जलन एक तरफ, फ्री का खाना एक तरफ। 5 दिन बाद आने वाले शुक्रवार की शाम को सगाई थी साहिल और कनक की। परम और मैं घर आने के लिए ट्रेन में चढ़ चुके थे। परम बहुत खुश था घर पहुंचकर सबसे मिलने की सोचकर। और सच बताऊं तो ऐसा नहीं था कि मैं खुश नहीं था। मिले बिना ही कनक को खो देने की बात सोच में उदास भी था, तो चेहरे पर खुशी भी थी कि घर जा रहा हूं, कितने दिन बाद मिलना होगा सबसे। इस तरह रविवार की पूरी रात सोने की जगह मैंने ट्रेन में सोचते हुए निकाल दी कि अपने लिए दुखी हूँ कि मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया, या सोचकर खुश हो जाऊं कि अपना साहिल कितना खुश है कनक को पाकर। बातों से तो लग रहा है कनक के लिए कुछ एहसास तो उसके मन में भी जगे होंगे, वरना इतना सीधा शरीफ बालक तो वो है नहीं कि घर वालों ने कहा कनक से शादी करो और वो मान गया उससे शादी करने को। दोपहर बाद 4 बजे के करीब हमारी ट्रेन दिल्ली पहुंची, जहां हमारे इंतज़ार में और कोई नहीं, साहिल भाई साहब ही खड़े मिले हमें, जिसको देखते ही मैं और परम के चेहरे पर जितनी जल्दी मुस्कान आई उतनी ही जल्दी उसके हमारी तरफ बढ़ते ही कि मुबारका मुबारका मेरे शेरों, क्या खूबसूरत आइटम लग रहे हो, दिल चाह रहा है यहीं लिपट जाऊं तुमसे, पप्पी झप्पी दे दूं। कहते हुए उसने एक साथ हम दोनों को गले लगाया। तभी अगले ही पल कुछ दूरी पर खड़े मेरे और परम के घर वालों के साथ कनक पर परम और मेरी नज़र पड़ी। परम की खुशी जहाँ कई गुना बढ़ गई, तो वहीं कनक को अपने सामने इतने समय बाद देखते ही मुस्कान तो गायब हुई ही मेरे चेहरे से, संग में छोटा मोटा सा हार्ट अटैक भी आ गया, जिसका इलाज करने की जगह साहिल उसे और गंभीर करते हुए परम को छोड़ खास मेरी तरफ देख मुस्कुराते हुए बोला, ना ना ना, गुले गुलजार रसगुल्ले का बाजार, जलना नहीं भाभी है, पैर छूकर आशीर्वाद लेना। तुझे भी जल्दी ही, इससे आगे वो और कुछ बोल पाता। मैं उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर अपना एक बैग कंधे पर दूसरा हाथ में उठाए आगे बढ़ गया। अरे यार, आप कब आई, और ये माइक छोड़ दीजिए ना, माइक नहीं नहीं, हम माइक नहीं देंगे आपको। अब आप नहीं, आगे की कहानी हमारी तरफ से। और कब आए से क्या मतलब, घर हमारा है, कमरा हमारा है और आप भी अब हमारे ही हो। तो अब आप चुप रहिए क्योंकि आगे की कहानी हम ही सुनाएंगे, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो हम भी ठीक हैं जी। तो अब कहानी आगे बढ़ाने से पहले हम अपना परिचय दे देते हैं आप सभी को। अभी तक आप जिन्हें सुन रहे थे, यानी जिनकी कहानी चल रही है, हमें उनकी मिसिज कनक नाम है हमारा, और यह जो हमारे बराबर में बैठे हमें देख मुस्कुराते हुए शर्माने का नाटक कर रहे हैं, हम बता दें जितना खुद को इन्होंने आपके सामने शरीफ दिखाया है उसमें से आधे भी नहीं है ये। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप नहीं, हम इनके साथ रहते हैं, पत्नी है ना इनकी, इसलिए हमको सब मालूम है इनके बारे में। अरे अरे, आपने तो मेरी लव स्टोरी का कबाड़ा ही कर दिया।
ऊपर से आप कहानी आगे बढ़ा रही हैं या अपने मासूम पति की तारीफ कर रही हैं। हम दोनों काम साथ में कर रहे हैं, आप थोड़ी देर चुप रहिए वरना हम आपसे बात नहीं करेंगे। ओके ओके, मैं चुप हूँ, बताओ कैसा ज़माना आ गया, मेरे आईपीएस होने का भी ज़रा डर नहीं है इन्हें। हाँ बड़े आए। अब आप चुप हो जाइए और हमें बताने दीजिए कि उस दिन रेलवे स्टेशन पर क्या हुआ था। जी, तो हम थे रेलवे स्टेशन पर, हमसे हमारा मतलब मिसेस कनक आरव शर्मा हमारे साइड में बैठे जो हमें ही घूर रहे हैं। ये खुद साहिल भैया, परम भैया और हमारे परिवार वाले, पापा मम्मी अंकल आंटी जी, नमन भैया और हमारे दोनों बड़े भैया, और भी बहुत सारे लोग थे जिन्हें हम नहीं जानते क्योंकि हम उनसे ना उस दिन से पहले कभी मिले थे ना ही बाद में। अब आप समझ ही गए होंगे हम स्टेशन पर दिखाई देने वाले लोगों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक समझे हैं आप। उस शाम स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। जैसे ही हम इनको और परम भैया को लेने और सरप्राइज देने पहुंचे थे सबके साथ, ठीक वैसे ही अपने अपने साथ वालों को लेने या फिर विदा करने उनके भी अपने आए हुए थे वहाँ। वैसे हो सकता है वैसी वाली भीड़ रोज़ ही वहाँ देखने को मिलती हो, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर तो भीड़ होगी ही, मगर हमारे लिए वो सब कुछ नया था, एकदम नया। क्योंकि टीवी के बाद हम हकीकत में सामने से पहली बार रेलवे स्टेशन और वहाँ की भीड़ देख रहे थे। 21 अक्टूबर की वो शाम बहुत ही सुहावनी थी। बहुत ज़्यादा नहीं मगर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। लग रहा था बेमौसम बरसात होगी और फिर हम सब भीग जाएंगे। लेकिन यह सब कुछ सिर्फ हमारा वहम था। बारिश तो नहीं हुई मगर बिजली ज़रूर गिरी हम सब पर। जब हमसे मिले बिना ही आपको बड़े ही शरीफ लगने वाले आरव जी एक अकेले हमारी वजह से बिना किसी से मिले ही मम्मी को अपने साथ लेकर सबके रोकते रोकते भी ऑटो लेकर घर आने के लिए निकल गए। क्योंकि इनसे पहले तो हम ही सब घर पहुंच गए थे इनको ये खबर देने की हमारी शादी साहिल भैया से नहीं बल्कि इनसे हो रही है, क्योंकि इनकी मेहरबानी से जो हमारी इनके साथ हुई पुरानी व्हाट्सएप चैट थी और बिना हमसे पूछे बताए जो इन्होंने हमारी फ़ोटो ले रखी थी, सबके प्रिंट आउट निकाल इन्होंने अपनी डायरी में ऐसे खुलेआम छोड़ रखी थी अपनी डायरी कि आओ और पढ़ लो इनकी लव स्टोरी। फिर हुआ भी वही, इनकी डायरी पहले मम्मी मतलब इनकी मम्मी के पास, फिर पापा जी, फिर भैया और फिर साहिल भैया और फिर नमन सर, ऐसे करते करते हमारे घर तक आ पहुंची। एक सिर्फ इस बात पर कि साहिल भैया को इनसे बदला लेना था अपना, क्योंकि इन्होंने इनसे मिलकर भी ना मिल पाने की मेरी बात साहिल भैया और परम भैया दोनों को ही बताई तो थी, मगर मेरा नाम नहीं। यह घर पर पहुंचे नहीं थे और हम इनका ना लौटने पर इनका और मम्मी का इंतज़ार कर रहे थे। सच बताएं तो पहले जहां हमें साहिल भैया का प्लान सुन सिर्फ थोड़ा डर लग रहा था कि हमारा यह सरप्राइज सरप्राइज ना रहकर बम बनकर ना फूटे इनके साथ साथ हमारे सर पर भी। तो वहीं जिस तरह ये हमको घूरते हुए हमको छोड़ मम्मी का हाथ पकड़ स्टेशन से बाहर निकले थे और फिर घर भी नहीं पहुंचे थे, हमारा डर कई गुना बढ़ गया था और साथ ही और सभी का भी, जो जल्दी ही गुस्सा बन साहिल भैया पर निकलने वाला था। मगर साहिल भैया तो निकले साहिल भैया, सबकी डांट सुनने से पहले ही। अरे आप सब मुझे ऐसे मत देखिए, आपसे प्यार नहीं होने वाला, मुझे ला रहा हूँ उस दिल जले को, कहकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और आगे कहा, और भाभी जी आप चलिए ना यार, आप भी मेरे साथ, तभी तो उसको जलाने का मज़ा आएगा। चलिए बदला लेकर उसके बाद हम दोनों मिलकर उसको बिना डोली के उठा लाते हैं, फिर यहीं आकर उसकी बारात निकालेंगे। और इतना कहकर वो मुझे लेकर भागे, मतलब घर से बाहर निकल आए कि आप चिंता मत करिए, वो गधा मतलब आपके होने वाले प्राणनाथ का सिर्फ फ़ोन बंद है, घर से नहीं भागा है वो, पता है मुझे कहाँ गया होगा। सच में साहिल भैया बड़े कमाल के हैं, वो मेरे भाइयों से भी ज़्यादा अच्छे हैं। उन्होंने जैसा कहा था कि वो जानते हैं ये कहाँ मिलेंगे, वो बात सच ही थी। मम्मी को लेकर ये घर ना आकर मंदिर पहुंच गए थे और बैठे वहाँ रो रहे थे। जहाँ जब हम मतलब मैं और साहिल भैया पहुँचे तो हमें देख अपना चेहरा मम्मी की गोद में छुपाते हुए फिर रोने लगे, कहकर कि साहिल तो है ही ऐसा, लेकिन आप सभी, और यह भी इनसे भी कभी बात नहीं करूँगा। मतलब सीधा था साहिल भैया का मुझे अपने साथ दिखाकर इनको, यानी उनका मिशन आरव जी को जलाओ रखा का रखा रह गया था, क्योंकि हमसे पहले ही मम्मी इनको इनकी डायरी मिलने से लेकर नमन भैया की मदद से हमारी शादी पक्की होने तक की सारी बातें बता चुकी थी। अब नाराज़ हमने किया था तो मनाना भी हमें ही पड़ा, साहिल भैया को कहकर कि आप जाइए, आपके दोस्त हैं, हमसे नहीं मानने वाले। साहिल भैया ऐसे कैसे नहीं मानेगा, इसकी तो अपनी शर्ट की बाजू को ऊपर चढ़ाते हुए मम्मी के पास से इनको उठा लाए कि तुम करो तो बेटा रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर डीला।
अब साहिल भैया कब कौन सा फिल्मी डायलॉग किस वक्त बोल जाते हैं, वो भी ऐसा डायलॉग जो मौजूदा स्थिति से कभी कभी तो दूर दूर भी इत्तेफाक नहीं रखता। उनकी ये खूबी हम अब तो जानते हैं, लेकिन उस रोज़ तक नहीं जानते थे। बस यही कारण रहा रासलीला करेक्टर ढीला वाली बात सुन हम उनको अजीब नज़रों से घूरने लगे थे। वो क्या बात है ना, हमें उनकी बात कुछ समझ ही नहीं आई थी। अब हम भैया को घूर रहे थे और ये हमें शायद वजह रही हो कि हमें देख इनके मन में बात आई हो कि हम कितनी बेशर्म हैं, अपने होने वाले पति को देखने की जगह इनके दोस्त को देख रहे हैं। खैर, हमारी नज़रें टिकी हुई थी भैया पर, जिनकी नज़रें भी इन पर से हट हमारी तरफ मुड़ने ही वाली थी कि इन्होंने भैया की कमर पर ज़ोर से हाथ मारा, ये कहते हुए कि पिटना नहीं चाहता तो मम्मी को लेकर घर पहुंच, हम दोनों भी बस पीछे पीछे आ रहे हैं। इनकी बात सुनते ही भैया जवाब में इनके कानों में कुछ फुसफुसा कर, जो बात ना हम तब सुन पाए थे और ना ही हमने इनसे वो बात कभी पूछी। साहिल भैया हमें इनके पास छोड़ चले गए थे, जिनके जाते ही हमारी हालत अब हम लफ्ज़ों में बयां कैसे कहें, हमें समझ नहीं आ रहा था। सीधे सादे तरीके से कहते हैं ना, क्योंकि हम शायर हैं ना ही कहानीकार, जो अपने साथ दिल के एहसासों को बड़ी नज़ाकत से शब्दों में पिरोकर सबके सामने पेश करने का हुनर लिए चलते हैं। उस रोज़ इनको अपने सामने इस तरह देख हमारा दिल ज़ोरों से धड़कने लगा था, कुछ इस तरह जैसे हम कितनी मीलों दूर से भागते हुए आए हों इनके पीछे। और तब जाकर हमें इनका दीदार हुआ था। यकीन कीजिए, हमारे लिए भरोसा करना ज़रा मुश्किल काम था कि जो हमें पहली नज़र में भाग गए थे, जिन पर हम पहली नज़र में अपना दिल हार बैठे थे, वो शख्स जो हमारी ज़िंदगी के पहले ऐसे शख्स बने जिनका नंबर हमने नमन भैया के फ़ोन से चोरी छुपे लिया, और सिर्फ लिया ही नहीं, याद भी किया, साथ ही अनगिनत बार अपने मोबाइल में सेव कर डिलीट भी किया। किस कारण? क्योंकि हमें मालूम ही नहीं था जिसे हम अपना एक तरफ़ा एहसास समझ रहे थे, वो एक तरफ़ा ना होकर दो तरफ़ा था। ये भी हमें पसंद करते थे। हम नमन भैया के यहाँ से जॉब छोड़ चुके थे। इनका नंबर तो था, कई दिन हमारे मन में इनको कॉल करने और मैसेज करने का ख्याल भी आया, लेकिन इस डर से कि कहीं गलत ना समझ बैठे हिम्मत नहीं हो पाती थी। मगर एक रोज़ अपने फ़ोन पर रेडियो टॉक शो सुनने के बाद न जाने दिल में क्या आई, हमने इन्हें व्हाट्सअप मैसेज कर दिया, इस दुआ के साथ कि हमें यह पहचान लें। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, इन्होंने हमें पहचान लिया था। वो बात अलग थी, ना हमारी तरफ से हमने कभी कोशिश की थी इन्हें अपने दिल की बात बताने की, ना कभी इन्होंने। और अंजाम यूं हुआ, हम दोनों की चुप्पी टूटने से पहले ही साहिल भैया, जिन्होंने हमें कॉल और मैसेज कर करके परेशान कर दिया था, जो कि अब तक हमारे लिए पूरी नहीं तो काफ़ी हद तक अनजान थे, हमने रोंग नंबर से तंग आकर अपना नंबर ही बदल दिया था, जिसके बाद हम दोनों के रास्ते एक होने से पहले ही अलग अलग हो गए थे। हम इनके सामने किसी हारे हुए सिपाही की तरह सर झुकाए खड़े थे, जैसे साहिल भैया ने नहीं, हमने ही इनको उल्लू बनाया हो। खैर, हमें डर लग रहा था इनसे, क्योंकि इस तरह हम पहली बार इनके साथ थे। इस तरह से मतलब अभी हम एक रिश्ते में नहीं बंधे थे, तो ऐसा भी नहीं था कि हम एक दूसरे से अनजान थे। रिश्ता पक्का हो चुका था हमारा, और कुछ ही दिन बाद सगाई और फिर शादी। गलत बात थी ऐसे अचानक जाना। यह वो शब्द थे जो इन्होंने काफ़ी देर की खामोशी के बाद हमसे कहे थे। नंबर बंद करने की वजह से नाराज़ थे हमसे। हम बदले में सिर्फ मुस्कुरा दिए थे। कहते भी तो क्या कहते। तब ना हमारे अंदर इतनी हिम्मत थी कि एकदम से अपने अंदर की खुशी को इनके सामने जाहिर कर पाते कि कितने खुश हैं हम आपको पाकर, आपको इस तरह देखकर, और ना ही साहस कि इनके गले लग इनसे शिकायत कर पाते कि हम लड़की हैं, हमसे पहले इजहार करना नहीं बनता। आप तो कर सकते थे ना, अगर कर दिया होता इजहार, बताया होता आप हमें पसंद करते हो, तो इतने महीनों बाद ना मिलना होता। खैर, हम चुप थे, और यही वजह रही यह पूछ कि हम सच में इनसे अपनी खुशी से ही शादी करना चाहते हैं ना, हमें किसी ने इस रिश्ते के लिए मजबूर तो नहीं किया। जवाब में हमारे कहते ही कि हम खुश हैं, आप खुश हैं, इन्होंने मुस्कुराकर, आपके इस सवाल का जवाब आपको कभी बाद में दूंगा, अभी चलिए घर पर, सभी हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। कहते ही इनके मुंह पर भी ताला लग गया था। शुक्रवार का दिन था, यानी हमारी सगाई का। हमें लगा जैसे इन बीते 4 दिनों में इन्होंने एक बार भी हमको कॉल या फिर मैसेज कर हमसे बात करने की कोशिश नहीं की। यह नहीं जानना चाहा हमारा पहला नंबर बंद क्यों हुआ था, और कैसे हमारे लिए हमारे घर नमन सर के इनका रिश्ता लाने पर हम इनकी फ़ोटो देखते ही खुशी से उछल पड़े थे, वो भी नमन सर और अपनी पूरी फैमिली वालों के सामने, जिस वजह से शादी के 2 साल होने को आए और फिर भी सब हमारी खिंचाई करना बंद नहीं किए। हम इन्हें सब बातें तभी बताना चाहते थे, वो भी विस्तार से, लेकिन इनको तो ना हमारी कदर थी ना हमारी भावनाओं की।
इन्हें हमसे ज़्यादा साहिल भैया से बदला लेना और अपने दूसरे काम करने याद रहे, जिनमें इनके ये 4 दिन तो बीत गए थे, लेकिन हम उदास हो गए थे। सच बताएं तो हम तो इनके इस बिहेवियर से पहले ही डर गए थे कि साहिल भैया तो इनके दोस्त हैं, उन्हें तो इन्होंने माफ़ कर दिया। बचे हम हमसे बदला ले रहे हैं, जैसे हमने ही साहिल भैया और सबको कहा कि आप सभी इनसे हमारी शादी होने वाली बात छुपा लो। खैर कुछ घंटे बीते और ये अपने परिवार, जो अब हमारा परिवार बन गया, सबके साथ हमारे घर हमारे सामने थे। और फिर क्या, भाव क्या इन्हें ही खाने आते हैं? हमको भी आते हैं भाई, हमने भी भाव खाने शुरू किए। और जब तक ये घर रहे, यहाँ तक कि सगाई की अंगूठी बदलने की रस्म के दौरान भी हमने इनकी ओर नहीं देखा। मतलब साफ था, हम लड़की हैं, इसलिए सख्त लड़के तो नहीं, सख्त लड़की बन गए थे, जिसमें हमें खूब मज़ा आया था। और इनको हमको इनके साथ ऐसे अजनबियों सा बिहेव करते देख हम पर गुस्सा। हा हा, लेकिन हमको इनके गुस्से से क्या, शादी इनको बताए बिना ही घर वालों ने पहले से ही पक्की कर दी गई थी। हमारी और सगाई अब हो गई थी। और आप सभी को तो मालूम हो गई, पति जी आईपीएस हो या फिर जेल के मोटे पेट वाले जल्लाद, एक अच्छी पत्नी अपने पति से कभी नहीं डरती। फिर मैं क्यों डरती? मैं भी नहीं डरी इनसे। इसलिए जब सबकी नज़रों से बचते बचाते ये हमें एक तरफ ले जाकर, जहां उस वक्त हमारे अलावा कोई नहीं था, इन्होंने पूछा, आपको हुआ क्या है? जवाब में वही हुआ है जो एक पत्नी को होना चाहिए, कहकर हम इनको कंफ्यूज कर इनसे अपना हाथ छुड़ा सबके पास लौट गए थे। जिसके बाद इनसे हमारी मुलाकात सीधा हमारी शादी वाले दिन हुई। उस दिन, जिस दिन हमेशा के लिए इनकी हो जाने की बहुत सारी खुशी थी मन में, तो वहीं एकदम से मिस से मिसेज में बदल जाने वाली पहचान को लेकर एक अजीब सा डर, साथ ही अपनों को छोड़कर जाने का दुख भी। ऐसे में इतना सब कुछ अपने अंदर समेटे हम चुपचाप स्टेज पर बैठे थे, जहां इन्हें पता नहीं क्या सूझी कि सगाई वाले दिन इनको इग्नोर करने का बदला लेते हुए इन्होंने हमें इग्नोर करना शुरू कर दिया था। वो भी जब जब सभी एक एक कर हमारे साथ फ़ोटो लेने स्टेज पर आ रहे थे। फिर क्या था, और सब तो छोड़ो, कैमरे वाले भैया के भी 2-3 बार कहने पर जब इन्होंने उनकी बात सुनकर भी हमारी ओर देखना ज़रूरी नहीं समझा, हम रोने लगे कि इतने बुरे हैं ये। और जैसे ही हम रोए, हमको एटीट्यूड देने वाले यह हमको चुप करवाते हुए कि मैं तो बस मस्ती कर रहा था यार, आप तो रोने ही लगी, आपने उस रोज़ मुझे इग्नोर किया था। यह बात मेरे साथ साथ साहिल और परम ने भी नोटिस की थी। बस तभी मुझे साहिल ने आइडिया दिया कि भाभी को अपने पास लाना है तो उनसे दूर जा, वो भाव खा रही है, तू डबल भाव खा। मैं तो बस इसकी ही बात, तू बताना यार साहिल। बोलते बोलते ये खुद भी स्टेज पर हमारे साथ ही रो पड़े। और हम दोनों को रोते देख बाकी सब हंसने। बताओ जी, कैसा कैसा ज़माना आ गया। यहाँ 2 लोग रो रहे थे और बाकी सब हमको चुप करवाने की जगह इनकी बातों को सुन कि साहिल ने कहा, भाभी भाव खा रही है तो तू डबल भाव खा। इनके साथ साथ हमारा भी मजाक उड़ा, वैसे ही रोते हुए कि हमारी फ़ोटो और वीडियो बनवाने में लग गए। और लग क्या गए, हमारी शादी की वीडियो में यह सब डलवा कर दिया है हमको सभी ने, जिसे हम जब भी देखते हैं सबको हम दोनों पर हंसने का मौका मिल जाता है। और हमें हमारी उस दिन की हरकत पर सबसे मुंह छुपाकर शर्माने का कि कितने बड़े वाले कार्टून हैं हम। तो बस इतनी सी थी और कुछ इस अंदाज में शुरू होकर मुकम्मल हुई 2 सिलसिले दिलों, यानी हमारे आरव जी और हमारी प्रेम कहानी।